हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे जो हमारी यूपीएससी सीएपीएफ एसी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसका यहाँ पे ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी हमारे यहाँ पे 2014 से 2023 तक जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं वेजिटेशन के, ग्रासलैंड के, ग्लोबल वार्मिंग के, रिसोर्सेज के, तो वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में हमारे चैनल पे हमारी बाकी पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक वो जाके नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, फिर डिफेंस रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर बार 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं डिफेंस से। फिर हमारी केमिस्ट्री की सीरीज, इकोनॉमिक्स की सीरीज और अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। और यहाँ पे हमारी एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे अपलोड हो चुका है और बाकी मेडिवल हिस्ट्री भी हो चुका है। तो एक ही वीडियो, इसी में हमारा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वो सब होगा। तो इन सब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो यहाँ पे ये हमारी सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट इनकी, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और साथ में हमारे जो मैथ्स की सीरीज चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आप मैथ मतलब, क्योंकि मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स होते हैं और आपको मेरिट में बहुत अच्छे यहाँ पे टॉप पे भी ला सकता है, मेरिट इन भी करवा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो जब भी, तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो हमारी सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी आपको देखनी है। और जो यहाँ पे सीएपीएफ की अभी सीरीज चल रही है ये भी देखनी है, क्योंकि दोनों यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं और सिमिलर तरीके के क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप ये दोनों ही एक्सरसाइज जो भी यहाँ पे दोनों हमारे क्या आते हैं पेपर की प्लेलिस्ट है, ये आप देख लेना ताकि आपके लिए यहाँ पे एक एडवांटेज रहे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बट्रेस रूट्स बिकॉज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना कि ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जो हमारे इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री यहाँ पे साउथ, इसके बीच में जो हमारे यहाँ पे मेनली जो क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्रीज या फिर मतलब रेन फॉरेस्ट मिलता है, वो होता है हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसकी जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से हमारी रेनफॉल होती है वो ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल होती है। टेम्परेचर यहाँ पे मतलब वार्म ही रहता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास का मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और उसके बाद एक सबसे मेजर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारी स्पीशीज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरा फौना होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज मिलती हैं। फिर अगर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहाँ पे पूछा गया कि बटर फ्रूट होते क्यों हैं। अगर हम यहाँ पे बताओ कि बटर फ्रूट दिखते कैसे हैं, तो कुछ इस तरीके यहाँ पे बटर फ्रूट दिखते हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में। तो यहाँ पे इसका मतलब यूज क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ये ट्रीज होते हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 मीटर्स तक की हाइट हो सकती है इनकी। अब 60 मीटर्स की हाइट होगी, तो अगर आपके सिंपली रूट अंडरग्राउंड रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पूरा मतलब वेट है वो संभाल नहीं पाएगा हमारा जो ट्री है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो हमारे पूरा यहाँ पे पूरा ये नीचे वाला बेस है इसको सपोर्ट देना। अब इस तरीके से यहाँ पे साइड साइड में सपोर्ट मिल गया, तो क्या हो रहा है जो यहाँ पे पूरा वेट है हमारे ट्री का वो बहुत इजीली यहाँ पे हैंडल हो पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, तो हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आता है यहाँ पे, द बट्रेस हैव टू बेयर द मैकेनिकल लोड ऑफ द हार्डवुड्स। अब यहाँ पे मैकेनिकल लोड मतलब जो यहाँ पे हमारा ट्री है उसकी यहाँ पे पूरी वुड है, यहाँ पे जो भी मतलब पूरा वेट है वो इसको यहाँ पे क्या एक तरीके से सपोर्ट करता है और वो संभालता है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, एरियाज वेयर रेनफॉल एक्सीज 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे एक जो कंडीशन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा हमारा फॉरेस्ट है जिसमें ये सारी कंडीशन मैच होती है। तो पहले यहाँ पे जो रेनफॉल है 250 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है और ये होती है हमारी वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलता है ये हमारे इक्वेटर से सिर्फ क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 डिग्री से ऑलमोस्ट 5 या फिर 10 डिग्री के बीच में मिलता है, ये उसके आगे नहीं मिलता। तो जो एकदम इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है उसी में क्या होता है, उसी में होता है हमारे वेट एवरग्रीन। और यहाँ पे रेनफॉल होती है 250 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा। फिर अगला हमारा टेम्परेचर है वो भी रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये रहता है ये भी हमारा किस में रहता है, वेट एवरग्रीन में। अगर हमारा वेट एवरग्रीन नहीं होता, मान लो ड्राई एवरग्रीन होता, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता, वो 32 के आसपास आ जाता। फिर अगला हमारा एवरेज ह्यूमिडिटी एक्सीड 75%। तो अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या है इसकी ह्यूमिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये भी यहाँ पे हमारा क्या हालते जो भी है सही है। फिर अगला हमारे यहाँ पे ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो अब यहाँ पे एवरग्रीन का मतलब क्या, एवरग्रीन का मतलब भी होता है हमारे यहाँ पे जो कभी भी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं लीव्स है वो शेड नहीं करते, तो ये हमेशा ग्रीन रहता है। तो अब हम यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया था कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन की, तो ये तीनों आपस मतलब एक ही पार्ट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये 0 से 5, फिर वो 5 से 10, 10 से 20, इसके बीच में कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और जैसे यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे यहाँ पे 250 है तो यहाँ पे 200 हो जाएगी। फिर यहाँ पे मतलब एक तरीके 220 इसके आसपास रहती है। टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ जाएगा कि यहाँ पे मान लो होगा आपका 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 32 डिग्री।
तो ये यहाँ पे कुछ मेजर होता है। और मेनली यहाँ पे अगर आपको पता होगा ट्री का जो साइज होता है ऑलमोस्ट 60 मीटर्स तक पहुंच जाता है। तो इनमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहता होगा, ज़्यादा 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, पर बहुत ही ज़्यादा हाइट होती है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल बॉयज डेसिडियस। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आने वाले हमें जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसमें हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम्स। तो अब यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात हो रही है, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो अभी क्या थे, अब अभी थे यहाँ पे एवरग्रीन। तो एवरग्रीन जो कभी भी लीव शेड नहीं करते, पर डेसिडियस क्या है, किसी एक टाइम पे यहाँ पे लीव्स को शेड करते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी जगह पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे न्यू ट्रॉपिक्स, मेनली वेस्ट इंडीज। तो न्यू ट्रॉपिक्स वाला जो एरिया हमारा हमारा सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ का एरिया है। और वहाँ पे होते हैं, अगर यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, तो ये हमारा मैप है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एरियाज देख सकते हो कि ये हो गया हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक्स वाला जो भी यहाँ पे वेस्ट इंडीज। फिर ये हो गया, हम ये भी मतलब इसी में आता है न्यू ट्रॉपिक्स। फिर हमारा आ गया अफ्रीका। फिर ये आ गया इंडो, क्या इंडो या फिर साउथ ईस्ट पूरा क्या कहते हैं, एशिया। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ये सब है हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इंडो मलेशियन था, यहाँ पे भी था। फिर अगला हमारा ईस्टर्न अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम यहाँ पे वापस देखें, नॉर्दर्न अमेरिका यहाँ पे भी दिखा नहीं रखा, पर अब यहाँ पे भी है। और ये ईस्टर्न अफ्रीका यहाँ पे भी है। फिर अब बचा कौन सा, बचा हमारा नॉर्थ अमेरिका, मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका। तो साउथ वेस्ट अमेरिका मतलब जो अमेरिका का नीचे वाला पार्ट है, ये इस एरिया में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे मेनली आपके डेजर्ट है। अगर हम यहाँ पे मतलब डेजर्ट या फिर एक तरीके से ड्राई लैंड है ये। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती बहुत ज़्यादा, पर ठीक ठाक है। अगर यहाँ पे जो कोस्टल एरिया उसके आसपास तो ठीक है, पर उससे थोड़ा बाहर जाते हैं तो ये थोड़ा एरिड लैंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। फिर अगर यहाँ पे क्या कहते हैं अमेरिकन डेजर्ट की बात करें, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेजर्ट है। वो होते हैं हमारे, एक तो सोनोरन और एक है हमारे यहाँ पे मुहावे। मुहावे, तो ये जे से यहाँ पे बोलते हैं, एमओ मो, जावे नहीं होते, होते हैं मुहावे। फिर तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जो क्या बोलते हैं आंसर हो गया हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कहाँ पे नहीं, वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस, सिंपली यहाँ पे वही कंडीशन थी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारे ट्रीज है वो क्या बोलते हैं शेड करते हैं उनकी लीव्स। और अगर ट्रॉपिकल है तो ऑब्वियसली जीरो से यहाँ पे 23 डिग्री के नॉर्थ, या फिर 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट्स कम्युनिटीज इज नोन एज। तो यहाँ पे बात हो रही है, मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग तरीके की यहाँ पे कम्युनिटीज है। कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। अब ग्रासलैंड्स के बीच में यहाँ पे मतलब ग्रासलैंड किन के बीच में आता है, वो आता है हमारे, एक तरफ होता है यहाँ पे डेजर्ट, और एक तरफ होता है कि हमारे बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट। तो इन दोनों के जो बीच का यहाँ पे एरिया होता है, ये होता है ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े ट्रीज। फिर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे शब्स हो जाते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे एकदम यहाँ पे एरिड हो जाता है, यहाँ पे मतलब बहुत ही कम शब्स रह जाते हैं। तो ये आ जाता है हमारा ग्रासलैंड। इसी तरीके से हमारा और क्या होता है, और एक होता है हमारा दूसरे यहाँ पे, जैसे आपने आपने पढ़ा होगा हमारे जो सुंदरबन ट्रीज है जहाँ पे डेल्टा में, जो सुंदरबन डेल्टा में क्या होता है, जो हमारे ट्रीज हैं, अब वो क्या करते हैं, वो एक तरफ होता है हमारे क्या एक्वेटिक, इक्वेटिक जो भी हमारे यहाँ पे स्पीशीज है प्लांट के, और दूसरी तरफ जो हमारे बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज हैं, जैसे वहाँ पे सुंदरी ट्रीज है वो। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन आता है, वो भी आता है हमारे इसी के अंदर। तो यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है, ये मतलब जो यहाँ पे पूरी कंडीशन दे रखी है, ये किस टर्म के अंदर आती है, हमारा टर्म होता है इकोटोन। तो हम इस एरिया को कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं इकोटोन। कि जो भी जैसे हमारे ग्रासलैंड्स हो गए, फिर यहाँ यहाँ पे हमारे जो डेल्टा डेल्टा बनाता है वो भी क्या हो गया, वो हो गया हमारे यहाँ पे इकोटोन। फिर अगर हम बात करें बाकी जो यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं वो क्या है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कि मान लो हमारा एक एरिया है, उसमें आज कोई एक स्पीशी रहता था, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम बाद मान लो किसी मतलब दूसरे यहाँ पे स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कुछ और इम्पैक्ट की वजह से, कि कोई दूसरा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर ले रहा है और इस पूरे प्लांट को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर अगर यहाँ पे बात करें इकोलॉजिकल नीश की, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है कि एक, मान लो कोई भी एक स्पीशी है, चाहे प्लांट की एनिमल की, वो एक जगह पे रह रही है, तो उसका वहाँ पे एक रोल है। मतलब वो बाकी मतलब जो भी आसपास के वहाँ पे जैसे प्लांट्स है उनको किसी तरीके से सपोर्ट करती है, फिर किस मतलब कुछ प्लांट्स को खाता है, कुछ एनिमल्स को खाता है, तो इस तरीके से वहाँ पे उसका एक पूरा रोल होता है। तो उस पूरे रोल को यहाँ पे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। फिर आखिरी हमारा क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स भी हमारे एक तरीके से सक्सेशन से ही रिलेटेड होता है। अब इसमें क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जब पहले ट्री था, तो बीच में कोई और स्पीशीज आई, मान लो छोटी सी, मतलब कोई और है, फिर कोई और आई, पर जो इन द एंड जो यहाँ पे एंडिंग स्पीशी होती है, जो जितने भी यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है एकदम एंड में स्पीशी पूरे यहाँ पे एरिया में, वो बन जाती है यहाँ पे क्या, क्लाइमैक्स।
तो ये बहुत यहाँ पे जो तीनों टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, और इससे भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके आने वाले जो हमारे एग्जाम्स है उनमें। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ पे वेजिटेशंस दे रखे हैं, और हमें मैच करने की कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे है। तो अगर मैं आपको मतलब यहाँ पे इमेजेस दिखाऊं, तो जो चपराल वेजिटेशन है वो हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जो मतलब ट्रीज की हाइट होती है वो 2.5 मीटर के आसपास ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। फिर ये हमारे यहाँ पे मार्क्विस, फिर ये हमारा यहाँ पे फिनबॉस, और उसके बाद है हमारा आखिरी माले स्क्रब, इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हमारा चपराल है ये मिलता है हमारा नॉर्थन अमेरिका, मतलब जो मेडिटेरेनियन यहाँ पे मेनली क्लाइमेट होता है, मेडिटेरेनियन, उसी में मिलता है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे मक्वीस, ये हमारा साउथ यूरोप में है, सदर्न यूरोप में। फिर यहाँ पे हमारा फिनबॉस साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे हमारा माले श्रब्स ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर मान लो यहाँ पे बात हो रही है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, अगर सिंपली बताऊँ तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कवर है यहाँ पे फॉरेस्ट का, वो है हमारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, अगर ओवरऑल यहाँ पे एरिया की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है अंडर फॉरेस्ट, वो है हमारे मध्य प्रदेश में। फिर अगर यहाँ पे बात करें परसेंटेज की, कि परसेंटेज ऑफ एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है हमारे यहाँ पे मिजोरम में। मिजोरम में ऑलमोस्ट हमारा 84.5% क्या है, फॉरेस्ट कवर है। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे लार्जेस्ट, अगर यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, अगर यूटी भी जोड़ दें, तो लक्षद्वीप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। लक्षद्वीप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है फॉरेस्ट कवर हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% के आसपास जो टोटल एरिया लक्षद्वीप का वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। फिर अगर यहाँ पे सिंपली बात हो रही है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो क्या आते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अगर एरिया की बात हो रही है यहाँ पे एरिया, तो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी यहाँ पे टर्म्स है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉप रोटेशन से क्या मतलब है, क्रॉप रोटेशन से मतलब है कि हमारी एक ही फील्ड है। अब हमने क्या करा कि एक यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे मार्च से अप्रैल में जो भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अक्टूबर तक जो भी पहला हमने यहाँ पे एक आइटम ग्रो किया, फिर अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा आइटम ग्रो कर रहे हैं। फिर अब जब हम वापस सीजन आए तो हम यहाँ पे ये सेम चीज़ ग्रो नहीं कर रहे, कोई नई चीज़ ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो इसने मतलब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब करें वो रिफिल हो जाए, और कोई जो दूसरा प्लांट है वो कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे यूज़ करे। तो इससे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो जाएंगे। फिर अगला हमारे यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है हमारे पास एक ही फील्ड है, उसी फील्ड में हमने यहाँ पे थोड़े एक तरह से एरिया डिवाइड कर दिया, कि यहाँ पे हम एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक प्लांट लगा रहे हैं, और उसके मतलब फिर बीच में हम यहाँ पे दूसरा लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर तीसरा लगा रहे हैं, इस तरीके से होता है हमारा इंटरक्रॉपिंग। फिर है हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग में क्या होता है, ये बहुत हद तक सिमिलर ही होते हैं यहाँ पे दोनों। सिर्फ क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग रोज में लगते हैं, पर ऑल्टरनेट क्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग रोज में नहीं लगते, एक ही रो में एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेट क्रॉपिंग हो सकती है। फिर अगले यहाँ पे खारिफ क्रॉपिंग। तो ऐसे यहाँ पे मेनली कोई टर्म होता नहीं यहाँ पे खारिफ क्रॉपिंग जैसा, तो सिंपली हमारे खारिफ क्रॉप्स होते हैं जो हम यहाँ पे क्या गर्मियों की सीजन में जो उगाते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड। तो अभी सेम फील्ड है उसी में ग्रो कर रहे हैं, बट इन डिफरेंट रोज। तो हम एक रो में नहीं यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग रो में कर रहे हैं, कि एक यहाँ पे पहला प्लांट, फिर यहाँ पे दूसरा प्लांट, फिर यहाँ पे पहला, फिर यहाँ पे तीसरा। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रोज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड दे रखे हैं, तो हमें उनके रीजन के साथ में मैच करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे हमारा यहाँ पे फेमस यहाँ पे प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ होती है, ये होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में। तो हमारे यहाँ पे ए का 3 हो गया, तो या तो सी आंसर होगा या फिर हमारा डी आंसर होगा। फिर अगर देखिए तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं ये होते हैं हमारे यूरेशिया में। तो ये मेनली जो हमारा रशिया वाला रीजन है, रशिया यूक्रेन, वहाँ पे मेनली यहाँ पे मिलते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ पे पाम्पाज। तो पाम्पाज हमारे कहाँ पे हो गए, पाम्पाज हो गए हमारे साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे पाम्पाज या फिर एक और नाम होता है यहाँ पे लानोस। तो ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। फिर अगला हमारा वेल्ट। वेल्ट होता है हमारे क्या आते हैं, साउथ अफ्रीका में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे हम मैप के थ्रू भी देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेरीज का है ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में। फिर यहाँ पे आ गए हमारे पाम्पास, और ये यहाँ पे लानोस, ये भी क्या है, साउथ अमेरिका में। फिर जो हमारा सेंट्रल अफ्रीका रीजन हो गया, यहाँ पे हो गया सवाना, और जो सदर्न अफ्रीका हो गया वहाँ पे होते हैं वेल्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है हमारे डाउन्स, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे पाम्पास और सवानास भी हैं।
और अगर हम यूरेशिया में है तो यूरेशिया में हमारा मेनली कौन सा है, स्टेपिस। और ऊपर ये तुंद्रे, यहाँ पे ये एक तरीके के यहाँ पे वेजिटेशन होता है, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है आपके यहाँ पे कोई भी मतलब ट्रीज या प्लांट्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे शब्द होते हैं, और एकदम की मतलब एक्सट्रीम जो विंटर वाला सीजन होता है मतलब कोल्ड, वो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो हमारे यहाँ पे ये क्या था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से कहाँ की बात हो रही है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो अभी हमने अच्छे से पहले डिस्कस भी कर लेते हैं, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे यहाँ पे पहला है, दी सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। तो यहाँ पे ये एकदम सही बात है, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वो फर्टाइल नहीं होता है। तो इसके यहाँ पे रीजन क्या होते हैं, रीजन होता है यहाँ पे कि सबसे पहले जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे एक तो सॉइल तक नहीं पहुंच पाती। फिर दूसरा होता है हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक तरीके की बारिश में जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल हमेशा 200 सेंटीमीटर से अबव होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार जो यहाँ पे सॉइल है वो वॉश अवे हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ रीजन है जिस वजह से यहाँ पे जो हमारा सॉइल होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। और तीसरा होता है यहाँ पे कि ट्रीज और प्लांट्स ही इतने सारे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं है। तो ये हमारे रीजन हो गए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। फिर आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट पे, द वेजिटेशन इज एवरग्रीन एनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर अराउंड। तो भी वेजिटेशन इज एवरग्रीन मतलब कि यहाँ पे जो हमारे ट्रीज है वो कभी भी यहाँ पे शेड नहीं करते उसके लीव्स। तो यहाँ पे ये कभी लीव्स शेड नहीं करते। फिर अगला हमारे यहाँ पे, तो ये मतलब ये हमारे एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे शेड नहीं करते, और जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं वो मोस्टली हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज। तो आप यहाँ पे देखो, ये तो हमें अगर मान लो नहीं भी पता तो हमारा ऑप्शन वन और ऑप्शन मतलब जो स्टेटमेंट वन और टू में पता है तो वो दोनों सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ सी और डी में यहाँ पे स्टेटमेंट वन और टू है, और थ्री दोनों में आ रहा है, तो थ्री ऑब्वियसली यहाँ पे राइट होगा। तो जो यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आता है एकदम इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे क्या होता है यहाँ पे, मतलब 0 डिग्री से ऑलमोस्ट 23 डिग्री के, मतलब यहाँ पे मेनली उसी के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है मेनली, कि अगर यहाँ पे मान लो ये फॉरेस्ट नहीं होंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री अबव 50 डिग्री अबव चला जाएगा। पर यहाँ पे फॉरेस्ट होता है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रह जाता है, 25 या मतलब 30 डिग्री के आसपास। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कवर्ड बाय द ट्रीज। फिर अगला हमारे यहाँ पे, दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे मतलब क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीशीज है प्लांट्स के वहाँ पे ग्रो होते हैं। तो एकदम सही बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज ग्रो होते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर यहाँ पे सनलाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी होती है, और बाकी यहाँ पे बहुत से जो अलग अलग यहाँ पे मतलब एक तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ यहाँ पे जो भी क्या होता है इको है वो होता है। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे चारों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज फाउंड इन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एनिमल या प्लांट स्पीशी कहाँ पे मिलती है हमें बताना है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था, वो मिलते हैं जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे मिलते हैं, मतलब जो 0 डिग्री से 23 डिग्री के आसपास तक का जो एरिया होता है नॉर्थ में, और 23 डिग्री मतलब साउथ में, तो उसके बीच का जो एरिया होता है वहीं मिलते हैं कि हमारे जो मोस्ट वेराइटीज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया में आता है, तब ये आता है हमारे 23 से ऊपर के ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-35 डिग्रीज के बीच में। फिर आता है हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स एंड सवानास। तो ऑब्वियसली डेजर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर अगला हमारा आर्कटिक एंड एल्पाइन। तो आप समझ सकते हो जहाँ यहाँ पे हो गया हमारा एक्सट्रीम हॉट वेदर, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सट्रीम हॉट, और यहाँ पे हो गया एक्सट्रीम कोल्ड। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब हमारे प्लांट स्पीशीज अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर हमारा आखिरी बचा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छी होती है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये मेन रीज़न है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये मेन रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्पीशीज मिलते हैं एनिमल और प्लांट्स के। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे वेजिटेशन से जितने भी वेजिटेशन और ग्रासलैंड से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस सिंपली मान लो जैसे हमारा अर्थ का सरफेस है, इसमें यहाँ पे पूरी गैसेस जो प्रेजेंट है, वो जो सनलाइट आती है उसमें यहाँ पे क्या जो हमारी क्या डायरेक्ट रेज है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, पर और वो सन क्या होता है हमारे अर्थ के जो सरफेस है वहां तक पहुंचती है। फिर उसका जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तब क्या करती है, जो यहाँ पे गैसेज है ये यहाँ पे क्या करती है, वो एक तरह से वापस एब्जॉर्ब करती है या फिर ये वापस डिफ्लेक्ट कर देती है वापस हमारे अर्थ की सरफेस की तरफ। तो ये रोल होता है यहाँ पे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज का। तो अगर यहाँ पे मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो होती है हमारी एक तो वाटर वेपर, फिर होती है हमारे यहाँ पे मीथेन, फिर हो गए हमारे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
एक होती है हमारी ओजोन। फिर हमारे यहाँ पे जैसे कार्बन सूट होता है, मतलब जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कार्बन सूट। मान लो कोई जैसे पेपर बंद कर दो, आपने यहाँ पे ब्लैक जो ऐश है वो थोड़ा उड़ते हुए देखा होगा, वो होता है यहाँ पे कार्बन सूट। फिर एक होता है यहाँ पे ब्राउन कार्बन। तो ये हमारी यहाँ पे क्या होती है, ये होती है हमारी यहाँ पे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे नॉट ग्रीन हाउस गैस पूछा, तो यहाँ पे कौन सी नहीं, ये हमारी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, और नाइट्रोजन का कंटेंट यहाँ पे 78% होता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लीकेज इन द यूएस हिस्ट्री टुक प्लेस इन फरवरी 2016। तो ये बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे मैंने इसलिए करवाती हूँ क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट बहुत बार हुए हैं। तो ये 2016 में जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें मेनली यहाँ पे क्या मिथेन लीक हुआ था बहुत ज़्यादा। तो सिमिलर इसी तरीके का यहाँ पे अभी एक इंसिडेंट हुआ था 2023 में, कहाँ पे, कजाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी सिंपली जो आपका मिथेन है वो लीक हुआ था। और अगर आपको पता होगा कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी ये 1986 में, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड ये जो गैस थी, ये यहाँ पे क्या थे, लीक हुई थी, इससे बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई थी। तो इस तरीके यहाँ पे जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, और कौन सी यहाँ पे गैस लीक हुई थी। और जो यहाँ पे ये रिसेंटली, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट है, थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जितनी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कि यहाँ पे थारू ट्राइब्स ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, इरुला, चेंचू एंड सोमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, पर यहाँ पे जो चेंचू ट्राइब है ये बहुत बार मतलब आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी होता है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे, गराशिया ट्राइब्स आर फाउंड इन गोवा। तो ये जो गराशिया ट्राइब्स है गोवा की नहीं होती, ये होती है हमारे राजस्थान की, ये होती है हमारी राजस्थान की। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत है। फिर अगला हमारे यहाँ पे, गढ़ी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि गढ़ी ट्राइब्स जम्मू एंड कश्मीर के होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1, 2 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगर मैं बताऊँ जो रिसेंटली यहाँ पे मान लो कोई भी जो हमारी ट्राइब्स है वो न्यूज़ में रही है, तो उसमें पहला आपको याद रखना है, एक है हमारा ओंगे, एक हो गया यहाँ पे हमारे सेंतिनलीज, ये तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, सेंतिनलीज। फिर हो गया हमारे यहाँ पे जारवाज। तो ये मेनली ये होते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार के, और ये हमारे मेनली अंडमान के हैं ओंगे। फिर एक और होता है अंडमान एंड निकोबार में, वो है हमारे यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब, वो है यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब। अब यहाँ पे रिसेंटली क्या होता है, इन्होंने पहली बार वोटिंग करी थी जो अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसमें। फिर अगला है हमारे यहाँ पे कोया ट्राइब, कोया ट्राइब ये होते हैं हमारे आंध्रा में। फिर अगर हम देखें कि जैसे हमारे हो गए क्या होते हैं, एक होते हैं जैनु कुरुबा ट्राइब, ये हमारे यहाँ पे जैनु कुरुबा। तो ये मिलते हैं हमारे जो नीलगिरी वाला एरिया वेस्टर्न घाट्स का, नीलगिरी एरिया है जो वेस्टर्न घाट्स का, ये मिलते हैं हमारे वहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं गोवा के बारे में, जैसे गोवा आया था, तो गोवा में कौन कौन से यहाँ पे हमारे ट्राइब्स हैं। गोवा में एक हमारे सबसे पहले है गोडास। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे कुनबिस, और है फिर हमारे यहाँ पे कैलिप्स, और एक है यहाँ पे ढांगर्स। तो यहाँ पे जो ये मेजर ट्राइब्स हैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ। तो ये कुछ मेजर ट्राइब्स है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, और यहाँ पे गोवा के जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है वो। तो ये सब आपको नोट कर लेना और याद रखने हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द इकोलॉजिकल नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू। तो इकोलॉजिकल नीश अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था, कि वो क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे एक क्या होता है ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका वहाँ के पूरे जो रिलेशन है वो। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो जो हमारा ऑप्शन ए है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसी से क्या मतलब होता है हमारा इकोलॉजिकल नीश। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशी एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे सिंगल स्पीशी और उसके हैबिटेट, मान लो एक यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन है, उसमें जो एक सिंगल स्पीशी रहती है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो मेन टर्म है वो हमारा होता है ऑर्टिकोलॉजी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे ऑर्टिकोलॉजी, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारे यहाँ पे स्पीशीज इकोलॉजी। तो यहाँ पे ये दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर यहाँ पे बेसिकली होता क्या, मान लो हमारे जो एक प्लांट है उस पे मतलब हमारे यहाँ पे जो चीज़ हम एक तरीके से मेजर कर सकते हैं उन सब का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारा लाइट हो गया, फिर हो गया यहाँ पे ह्यूमिडिटी, फिर यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इन सब का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है हमारे यहाँ पे इस प्लांट पे, तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं।
फिर अगर हम बाकी जो यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं वो हम देखें तो जीन इकोलॉजी क्या होता है कि सिंपली मान लो एक हमारे क्या होते हैं एक इन्वायरमेंट में यहाँ पे एक तरीके की जो स्पीशी होती है उनके बीच में क्या कितना वेरिएशन होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे स्टडी करते हैं इसमें जीन इकोलॉजी, मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे सीनेकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मान लो दो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, उनके बीच का यहाँ पे को एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे एक एक यहाँ पे इन्वायरमेंट है, छोटी सी कम्युनिटी है, उसमें जो हमारे प्लांट्स रहते हैं, जो यहाँ पे मान लो हमारे एनिमल्स रहते हैं, उनके बीच में यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, हमारा को एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप होती है वो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके थ्रू देखते हैं सिनिकोलॉजी में। फिर अगला हमारा यहाँ पे इथोलॉजी। तो इथोलॉजी सिंपली क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये होता है हमारे यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो जो ये सारे टर्म थे इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये आप मतलब थोड़ी सी एक बार रिवाइज भी कर लेना क्या होता है जीनिकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, और क्या होता है हमारा आंसर था ही ऑटेकोलॉजी, कि एक सिंगल स्पीशी के और जो उसके आसपास के यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उनके बीच में क्या रिलेशन है या फिर क्या इंपैक्ट होता है वो। और आखिरी हमारा इथोलॉजी, ये क्या होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, मतलब किसी एक लोकेशन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांट स्पीश और एनिमल स्पीशीज यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये है कि एकदम मतलब ये एक तरीके की जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो बनाती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो IUCN है ये 1948 में बनी थी फ्रांस में, और इसके हेडक्वार्टर्स है हमारे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब IUCN ही बनाती है, कोई और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IUC मतलब वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। तो ये भी एकदम सही है, मतलब इसका क्या है कि एक जो मतलब एक लोकेशन है उसकी क्या वेजिटेशन है, कैसी वेजिटेशन है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे उसे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे बनाते हैं नहीं बनाते। तो ये एक पॉइंट था, पर उसके बाद दो और यहाँ पे मेजर चीज़ें जिस वजह से हम मतलब किसी एक लोकेशन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना सकते हैं। वो पहला हमारा रीजन है यहाँ पे कम से कम उस एरिया में यहाँ पे 0.5% ऐसे प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए मतलब ओवरऑल, और या तो मतलब 1500 स्पीशी इन काउंट होना चाहिए कि जो सिर्फ वहीं पे मिलते हो और कहीं भी ना मिलते हो। मतलब वो होते हैं एंडेमिक, मतलब एक लोकेशन सिर्फ उसी लोकेशन में मिलते हो, बाकी पूरे अर्थ में कहीं भी वो और अवेलेबल ही ना हो। तो एक तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि और कम से कम 1500 प्लांट और एनिमल स्पीशी, और या तो 0.5% ओवरऑल। तो पहला ये हो गया। फिर दूसरा है वहाँ पे कि इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। मतलब क्या है, मतलब कि वो थ्रेटनिंग हो यहाँ पे, मतलब क्या हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे क्या थे वो जो प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए थी, अब यहाँ पे बाकी जो स्पीशीज है वो यहाँ पे कब्जा करना वहाँ पे शुरू कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे सक्सेशन हो रहा है बाकी स्पीशीज का। तो यहाँ पे सिर्फ 30% जो यहाँ पे हमारे मतलब वो मेजर जो प्लांट स्पीशीज सिर्फ वो बची हुई हैं अब। तो ये भी यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया दे रखा है, तभी यहाँ पे क्या होगा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा। और जब कोई भी चीज़ हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कंजर्वेशन होता है वो पीक पे हो जाता है। जो हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन होता है मतलब यहाँ पे कोई भी आपके जो बेमतलब में यहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत ही मतलब मिनिमाइज कर देते हैं ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे हार्म ना हो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उससे। तो इसी वजह से हमारा जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगर हम देखें इन इंडिया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न हिमालयाज आर दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अगर हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो इंडिया में चार आते हैं मेनली। सबसे पहला है हमारा हिमालय। तो ये आ गया हमारा उत्तराखंड, फिर यहाँ पे हिमाचल, और ये पूरा जो चलता है यहाँ पे वो पूरा हिमालय जो जितने भी यहाँ पे एरिया में, चाहे नेपाल में हो चाइना में हो, वो पूरा हिमालय किस में आता है, वो आता है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे। फिर दूसरा है हमारे यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये हमारा एरिया हो गया जो हमारे ईस्टर्न क्या बोलते हैं यहाँ पे हिल्स हैं कुछ, और जो ईस्टर्न हिमालयाज के पार्ट है जो हमारे एकदम ईस्टर्न स्टेट में म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, वो पूरा एरिया आ जाता है हमारा किसमें, वो हमारे दूसरा जो होता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर तीसरा है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट। ये हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे तीसरे हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और चौथा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे हमारे चार है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन इंडिया ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट तो हमारे है नहीं, हमारे कौन से वेस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न हिमालय, तो हिमालय तो एकदम सही है, वेस्टर्न हिमालय है। साथ में ईस्टर्न हिमालय, फिर आप कह सकते हो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें भी जो एरिया है वो। और साथ में क्या है हमारे साथ में अंडमान एंड निकोबार।
तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो गया। सिर्फ हमारा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अगर ये एक मैप है, मैप के थ्रू अगर देखें तो ये जितने भी यहाँ पे एरिया मार्क्ड है ये क्या है, हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और वर्ल्ड में पूरे 36 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इसमें अगर इंडिया में देखोगे तो ये हमारा हिमालय हो गया। फिर ये हो गया हमारे एकदम क्या बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये दूसरा पार्ट। फिर तीसरा हो गया वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये दोनों एक ही में आता है। और फोर्थ हो गया हमारे हमारे इन क्या बोलते हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इसमें आता है। जो यहाँ पे सुंदा लैंड यहाँ पे एरिया दे रखा है, ये इसके अंदर आते हैं हमारे जो क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो। तो यहाँ पे हमारे ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में मतलब जो भी यहाँ पे मतलब इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी अलग अलग रिसोर्स मिलते हैं, चाहे कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, उससे रिलेटेड। और जो यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट दे रखा है पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लेसर। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा क्या होता है पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है, तो सिंपली हमारा क्या होता है कि जो हमारी ओल्डर एज होती है, ओल्ड यहाँ पे जो ओल्डर एज होती है अपनी, उसकी जो मान लो ओवरऑल यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक तरीके से हमारी काउंटिंग है वो बढ़ जा रही है। मतलब कि जैसे मान लो आज के टाइम पे हमारे क्या अगर कंट्री में 60+ जो लोग हैं वो है मान लो 2 करोड़। तो जब ये पॉपुलेशन एजिंग होगी तब क्या हो जाएगा, तब वो 2 करोड़ से बढ़ जाएगा। मतलब या तो 3 4 5, मतलब ये पॉपुलेशन क्या बढ़ रही है, क्या तो जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है उसकी क्या हो रहा है यहाँ पे राइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला कि ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लेस। तो यहाँ ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लेस बोल रहे हैं कि कम हो रही है, पर नहीं, पर ये ज्यादा हो रही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। फिर अगला देखते हैं, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इज हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो मान लो हमारे डेवलप कंट्री जैसे हमारे मतलब पूरा क्या बोलते हैं यहाँ पे वेस्ट जो पूरा रीजन आता है, यूरोप, यूएस, ये सब, और ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हायर एज के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कि यहाँ पे एक मतलब जो डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है वो कम से कम होती जा रही है। कि यहाँ पे एक तरीके से मान लो शादी लोग कम कर रहे हैं, फिर बच्चे कम हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। पर और दूसरी बात यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो ज्यादा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो तो अपनी अच्छी खासी मतलब लाइफ जी रहे हैं, पर यंग बच्चे ज्यादा हो ही नहीं रहे। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनकी यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे मान लो जो एक तरीके से पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पे करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करती है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सॉल्ट कहाँ होता है, कि एक तो आपको होना चाहिए यहाँ पे वेदर, मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा मतलब हीट हो, मतलब वार्म वेदर हो, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो, और फिर दूसरा आपका सलाइन वाटर हो। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा कोस्ट एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अब अगर हम देखिए जैसे हमारे कोस्ट एरिया, राजस्थान तो हमारा कोस्ट एरिया पहला है नहीं, अब हमारा गुजरात है। अगर आपको यहाँ पे तीनों का वेदर पता होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वेदर होता है वो होता है गुजरात में, और यहाँ पे आपको अगर रन ऑफ कच्छ भी पता होगा तो वो पूरा ऑलमोस्ट सॉल्ट से ही बना है। तो जो सबसे अगर हमारा जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है सॉल्ट का, वो है यहाँ पे गुजरात। तो गुजरात इंडिया का ऑलमोस्ट 76% जो टोटल सॉल्ट है वो प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु करता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 12%। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान, वो करता है ऑलमोस्ट 8%। तो यहाँ पे ये मेजर यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे स्टेट्स थे। अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें तो पहला आता है यहाँ पे चाइना, दूसरा यूएस, तीसरा इंडिया। तो यहाँ पे हो गए हमारे जो स्टेट क्या अगर कंट्री के बारे में हो, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट कितना प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे हमारा राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 23 से 24% जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्शन है उसका 23 से 24% जो प्रोड्यूस करता है वो राजस्थान अकेले करता है। फिर दूसरा आता है हमारे यहाँ पे गुजरात। गुजरात ऑलमोस्ट करते हैं यहाँ पे 12.5 से 13% के बीच में। फिर थर्ड है हमारे यहाँ पे असम। असम करते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 12 से लेके 12.3% के बीच में। तो ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो गुजरात और असम में, पर गुजरात यहाँ पे पहले आता है अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं तो। तो अगर हम ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास राजस्थान गिवन नहीं है, उसका सेकंड क्या है गुजरात, और ऑप्शन में गुजरात है तो गुजरात हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमारा फर्स्ट आता है यहाँ पे असम। और असम ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% की जो क्या बोलते हैं हमारी प्रोडक्शन है वो करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद की जो लिस्ट है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपका मतलब राजस्थान हो जाता है, फिर हमारा त्रिपुरा है, फिर नागालैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन सबका ऑलमोस्ट 5%, फिर किसी का 4%, तो बहुत ही क्लोज है। तो ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे नहीं। पर जो फर्स्ट है हमारा वो आसाम है, ऑलमोस्ट 10%, तो इससे बन सकते हैं। फिर अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए दोनों में नंबर वन आता है इस वक्त, ऑयल प्रोड्यूसिंग में भी और नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग में भी। वो पता नहीं कि मतलब इनकी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर ये बाहर से जो चीज़ें जगह कब्जा लेते हैं वहाँ पे। फिर अगर दूसरा देखें, दूसरा है हमारे यहाँ पे रशिया। रशिया अब इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे रशिया सेकंड पे आ गया। और बाकी मतलब ये जो लिस्ट है ये बहुत मतलब चेंज होती रहती है बहुत जल्दी जल्दी। तो मतलब एग्जाम के जब भी एग्जाम आने वाला हो उससे पहले आप एक बार खुद ही देख लेना। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। तो अभी जो हमने बात करी थी वो थी सिर्फ सॉल्ट की, तो सॉल्ट में सबसे पहला था चाइना, दूसरा था यूएस, तीसरा इंडिया। तो यहाँ पे अगर आयोडाइज सॉल्ट की बात करें तो यूपीएससी आंसर की के हिसाब से ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये मान के चलना है कि आयोडाइज सॉल्ट के हिसाब से, आयोडाइज सॉल्ट के हिसाब से फर्स्ट है आपका चाइना और सेकंड है इंडिया। अगर सिर्फ आयोडीन की बात करें तो फर्स्ट आता है चिली और दूसरे यहाँ पे जापान। तो ये सिर्फ आयोडीन के हिसाब से है और ये आयोडाइज सॉल्ट है। फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पे। सॉल्ट माइनिंग इज कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे होता है जो हमारी क्या होता है सॉल्ट है, हम दो तरीके से निकालते हैं मेनली। एक होता है सॉल्ट माइनिंग और दूसरा तो जो इवेपोरेशन करके हम सॉल्ट वाटर से लेते हैं। तो जो सॉल्ट माइनिंग है यहाँ पे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में होता है हिमाचल प्रदेश के। और ये मतलब क्या बोलते हैं इकलौती जगह इंडिया में जहाँ से मेनली जो हम क्या बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं माइनिंग के थ्रू। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फिर यहाँ पे अगला है हमारा, गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था। गुजरात यहाँ पे फर्स्ट आता है, सेकंड आता है तमिलनाडु और थर्ड आता है यहाँ पे राजस्थान। फिर यहाँ पे अगर आप देखो कि पहली जब तीन स्टेटमेंट सही है तो हमारा एक ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। तो फोर्थ हमारा वैसे ही रॉन्ग हो जा रहा है, पर हम देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट इन राजस्थान। तो ये ऑब्वियसली आपको पढ़ के भी समझ में आ जा रहा होगा कि ग्राउंड वाटर में क्या होती है, अपना फ्रेश वाटर होता है ग्राउंड वाटर, इसमें ये सॉल्ट वाटर नहीं होता। इस वजह से तो ये वैसी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में हमारी एक सांभर लेक है, सांभर लेक। ये मतलब हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूसिंग के लिए यहाँ पे राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है, सांभर लेक कहाँ पे, ये है राजस्थान में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंसेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हो 2011 का जो यहाँ पे कंसेंसस है उसी के बारे में क्वेश्चन आया है यहाँ पे 2017 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो पूरा कंसेंसस में जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया था, मैं बोलूँगा कि पूरा कंसेंसस आप एक बार पढ़ लेना, कौन कौन सी स्टेट कैसे यहाँ पे टॉप पे आती है, कौन सी नीचे आती है, उस हिसाब से। पर अगर यहाँ पे आंसर की बात करें, यहाँ पे हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि सबसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा सेक्स रेशियोज में उत्तराखंड का, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर। पर उत्तराखंड मतलब पूरे इंडिया में नंबर वन नहीं है, ये सिर्फ जो यहाँ पे ऑप्शन में उसमें नंबर वन है। अगर हम पूरे इंडिया में बात करें यहाँ पे 2024 के हिसाब से, तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पे केरला। तो ये मतलब 100% यहाँ पे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, पर ये बहुत सारी जो यहाँ पे साइट्स करवाती है अपनी तरफ से। तो उनके हिसाब से यहाँ पे 1084 यहाँ पे केरला का। फिर अगले यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 995। उसके बाद हमारे यहाँ पे एपी, एपी का है 992। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेजर है जो मतलब टॉप थ्री स्टेट्स हैं। फिर अगर हम लोएस्ट थ्री में देखें तो लोएस्ट थ्री में आ जाता है हमारे यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा में यहाँ पे आपका 877। फिर आता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है 883। और फिर आ जाता है यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम में हमारे यहाँ पे 889। और अगर हम यहाँ पे यूटी की बात करें तो यूटी में हमारा पुडुचेरी उसका यहाँ पे नंबर वन है, पुडुचेरी। पुडुचेरी का यहाँ पे हमारा 1038। और अगर क्या कहते हैं स्टेट उसमें, इसी में अगर हम लोएस्ट की बात करें यूटी में, तो वो है हमारा दमन एंड दीव। और अब तो नागरा एंड हवेली भी इसी में आ गया। तो वो सब जो मतलब जितने जो भी है नागरा एंड हवेली, तो सब में ऑलमोस्ट यहाँ पे 940 के आसपास का यहाँ पे चलता है, 940 945 के आसपास का। तो ये लोएस्ट है, ये हमारे यहाँ पे हाईएस्ट है। और जो पूरे यहाँ पे क्या था अपना पूरा चार्ट था वो आप ऑनलाइन सर्च करके जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया था वो आप देख सकते हो कि सबसे पहले किसका है। फिर मतलब एक तरीके से आपको याद रख लेना है
जो भी आपकी टॉप 3-5 यहाँ पे जो स्टेट्स होंगी और जो लास्ट 3-5 स्टेट्स होंगी उनके बारे में। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स दे रखी है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स हॉट वाटर, कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बेदिंग एंड क्लीनिंग। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक तरीके की हमारे क्या होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो क्या होती है, एक तरीके हॉट वाटर स्ट्रीम्स होती हैं। वो इसी पे वर्क करते हैं, किस पे, जियोथर्मल एनर्जी पे। कि जैसे ये हमारा पूरा क्या बोलते हैं, अर्थ का मेन क्रस्ट हो गया, अब इसके नीचे के यहाँ पे बहुत ही हीटेड, मतलब जो हमारी कोर है बहुत ज़्यादा हीटेड होती है। तो यहाँ पे कोई गैप होगा और यहाँ पे पानी होता है। तो ये पानी हीट होता है और हीट होने की प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये ऊपर आता है किसके, स्टीम के फॉर्म में। स्टीम के फॉर्म में ज़्यादातर मतलब बहुत बार मतलब धुएं के फॉर्म में आता है, तो स्टीम के फॉर्म में हो जाता है। वरना ये क्या होता है, हमारा जो हॉट वाटर स्प्रिंग बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्यों, मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। डायरेक्टली हम जो ये पानी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे ये करेक्ट है। फिर हम आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट अगर आप ओवरऑल देखोगे कि मान लो जो हमारा सब कुछ पूरा प्लांट एस्टेब्लिश हो गया, और अगर हम ये देखें लॉन्गर टर्म के लिए देखें, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा कि बहुत ही लॉन्गर टर्म के लिए ये मतलब चीप होगा। पर ऑफन मतलब यहाँ पे दे रखा है कि ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हर बार ये चीपर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर यूपीएससी आंसर के हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते क्या है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि मान लो अगर हम किसी भी और तरीके से एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करें तो बहुत ही जल्दी कर लेंगे। पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक तरीके से हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश करना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से ये चीपर नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर अब आता है अगले स्टेटमेंट पे। थर्मल पावर स्टेशंस बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, थर्मल पावर प्लांट का यहाँ पे जैसे थर्मल वर्ड का क्या होता है, हीट। तो हीट जो होती है यहाँ पे कि मान लो हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, और जो बर्न करते हैं उससे यहाँ पे हीट या स्टीम प्रोड्यूस होती है। उससे क्या करते हैं, उससे हम यहाँ पे टर्बाइन को यहाँ पे रोटेट कराते हैं, टर्बाइन रोटेट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारा स्टेटमेंट 3 है भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली। तो सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, और हमें थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से चलना है कि उनके हिसाब से यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ माइंस दे रखी हैं और कुछ मिनरल्स दे रखी हैं, उन्हें हमें मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये आमजोर माइन है ये हमारी बिहार में है, और यहाँ पे जो पायराइट है ये मिलता है, पायराइट। तो यहाँ पे डी का 1 हो गया, मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या फिर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर अगर हम देखें, जो हमारी दूसरी यहाँ पे माइन है ये सुकिंदा माइन, ये हमारी उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और यहाँ पे हमारा क्रोमियम मिलता है मेनली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, तो सी में 2। तो सी में 2, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम देखते हैं जवार, तो जवार जो माइन है ये मिलती है हमारी उदयपुर राजस्थान में। तो ये मिलती है हमारी राजस्थान में। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें जिंक और लेड। तो यहाँ पे जिंक भी मिलता है और यहाँ पे लेड भी मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है जवार में। फिर आखिरी हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे हुट्टी, तो हुट्टी माइने, ये माइने हमारी कर्नाटका में। तो ये माइने यहाँ पे हमारी कर्नाटका में। और यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारा गोल्ड। तो ये आपने मतलब कर्नाटका वैसे भी सुना होगा, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो यहाँ पे गोल्ड, मतलब गोल्ड की यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे क्या है, फील्ड्स हैं। तो ये भी आपको मतलब पता चल जाएगा इस वजह से, अगर आपको लोकेशन पता होगी किसी की भी तो आई होप सो आपकी जो चीज़ें ये आपको तो याद रखनी है। और अगर रिसेंटली कोई भी यहाँ पे माइन, मतलब कोई माइन या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आई होगी, तो वो आपको 100% पे प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2011 कंसेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एक यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं किसी भी एक एरिया में। अब यहाँ पे स्टेट वाइज पूछा कि एक पूरे स्टेट में कितने लोग रहते हैं, पर यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अगर आपने मतलब बहुत नॉर्मली आपने आपको पता भी होगा कि यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है वो है यूपी की। पर यूपी का एरिया मतलब ठीक ठाक बड़ा है। और उसका दूसरी अगर आपने देखा होगा तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा किसकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिहार की है। जैसे पॉपुलेशन सेकंड यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, पर पॉपुलेशन बिहार की बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस वजह से क्या होता है, बिहार की जो मतलब एवरेज डेंसिटी है किसी भी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1024
24 मतलब 1106 के आसपास है कुछ। और ये बिहार के सबसे ज़्यादा है क्या पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया में। तो बिहार हो गया यहाँ पे हमारा स्टेट मतलब फर्स्ट। तो या तो हमारे क्या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर दूसरा यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल की ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो 1020 या फिर 1080 के आसपास है, 1020 मान लो या फिर 1080 के आसपास आती किसकी वेस्ट बंगाल की, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, वेस्ट बंगाल की सेकंड है। फिर आता है इसके बाद केरला। तो केरला की ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 900 के अराउंड है। और इससे थोड़ी कम क्या है, थोड़ी कम यहाँ पे हमारी यूपी की ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 830 850 के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसकी यहाँ पे ज़्यादा है। फिर अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट यहाँ पे फर्स्ट पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। उसके बाद सेकंड आता है हमारे यहाँ पे मिजोरम और थर्ड आता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है लोएस्ट, सबसे कम यहाँ पे अरुणाचल की है 17, फिर मिजोरम की ऑलमोस्ट 52 और जम्मू एंड कश्मीर की 56। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता है हमारे लिटरेसी रेट से रिलेटेड। तो केरला केरला की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, केरला की है सबसे पहले यहाँ पे 94% के आसपास। फिर अगर हमारा आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की है यहाँ पे ऑलमोस्ट 92% के आसपास। फिर आता है यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम की यहाँ पे 91.33%। और आखिरी यहाँ पे हमारा गोवा। तो अगर स्टेट में देखें तो केरला, मिजोरम और गोवा। तो गोवा की यहाँ पे ऑलमोस्ट 88.7%। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे लोएस्ट देखें, लोएस्ट किसकी यहाँ पे लिटरेसी रेट, तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे बिहार। तो बिहार का अभी भी ऑलमोस्ट चल रहा है 61.8%। फिर दूसरा आता है हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। इसकी यहाँ पे ऑलमोस्ट 65.3% के आसपास। थर्ड पे यहाँ पे हमारा राजस्थान, और राजस्थान की यहाँ पे 66.11%। और उसके बाद यहाँ पे झारखंड, झारखंड का ऑलमोस्ट यहाँ पे 66.4%। तो ये जो टॉप थ्री और जो लोएस्ट थ्री हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन पी पी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाइएस्ट फॉर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गया। ये क्वेश्चन सिंपली हमारा क्या आता है एक तरीके से जो वेजिटेशन वाला क्या आता है टॉपिक था उसका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरा फोना मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरा और फोना मिलता है। तो यहाँ की सबसे ज़्यादा मतलब क्या होती है, हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट है। हमने वहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस करा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 consensus has divided the working population of India into four major categories. Which one of the following is not one of them? तो 2011 का जो कंसेंसस हुआ था उसमें जो हमारी ओवरऑल मतलब यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन थी उसे हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो वो पार्ट कौन कौन से थे, सबसे पहला था हमारे यहाँ पे कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स। उसका तीसरा था हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल लेबर्स। उसके बाद अगला था हमारे यहाँ पे अदर वर्कर्स। तो इन यहाँ पे हमारे चार कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो हमें यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। तो आप देख सकते हो कल्टीवेटर है, डोमेस्टिक वर्कर्स यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है और एग्रीकल्चर लेबर्स ये भी है। तो यहाँ पे मिस कौन सा हो गया, यहाँ पे अदर वर्कर होने चाहिए, तो डोमेस्टिक वर्कर की जगह। तो यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे कंसेंसस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे क्या थे, जो कंसेंसस स्टार्ट हुआ था हमारे वो 1872 में हमारा पहला कंसेंसस हुआ था, वो करवाया था मायो ने। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि किसने करवाया था, तो वो मायो ने करवाया था। और ये अभी जो हमारा 2011 में हुआ ये कौन सा था, ये तो 15th कंसेंसस था। 15th मतलब अब जो अगला होगा ये अभी हुआ था जो, वो कौन सा है, वो यहाँ पे 16th। तो 2023 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है क्योंकि कोविड की वजह से वो डिले हो गया था। तो ऑलमोस्ट 2023 में कंसेंसस कंप्लीट हुआ होगा। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि ये इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे 7th कंसेंसस है, तो ये भी पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा कौन सा है, ये यहाँ पे 7th कंसेंसस है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। तो अब यहाँ पे नेचुरल पॉपुलेशन चेंज सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन चेंज क्या। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है कि मान लो एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, मान लो आज थे वहाँ पे 1000 लोग। तो अब जब वहाँ पे एक साल बाद या कुछ यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है उसके बाद वहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे। अगर अभी मान लो 1000 है
और वहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो 1200 हो गए तो क्या हो रहा है यहाँ पे 200 यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है अपना पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज किस किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहला है बर्थ की वजह से, कि मान लो जितनी यहाँ पे ज़्यादा न्यू लाइफ्स बर्थ लेंगी उतना यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है हमारे यहाँ पे डेथ रेट, तो जितनी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पे लाइफ्स मतलब जितनी भी ज़्यादा लोगों की डेथ होगी उतना यहाँ पे क्या आते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कम होगा। तो ये दो गए हमारे यहाँ पे मेजर फैक्टर्स, तो ये आते हैं हमारे नेचुरल में, नेचुरल। फिर हमारा अगला फैक्टर है, तो ये नेचुरल में सिर्फ ये दो आते हैं। फिर अगला फैक्टर है हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन में अपने दोनों आ जाते हैं, एमिग्रेशन भी, और क्या बोलते हैं हमारा क्या आ जाता है, माइग्रेंट्स, जो मतलब एक तरीके से इमिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कोई यहाँ इस लोकेशन से कोई भी इंसान यहाँ पे बाहर जा रहा है और वो कहीं और जाके सेटल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से वो बाहर जा रहा है तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर बाहर से कोई यहाँ पे आके रहने लग रहा है तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये भी किस में आता है, ये पॉपुलेशन चेंज का एक मेजर रीजन होता है, पर नेचुरली सिर्फ दो रीजन होते हैं। तो अब अगर हम निकालते कैसे पॉपुलेशन चेंज, तो सिंपली जैसे अगर हम मानते हैं आज अभी 1000 लोग हैं एक जगह पे, फिर अब एक साल बाद हमें देखना है, तो एक साल में मान लो यहाँ पे 35 जैसे मतलब न्यू बर्थ्स हुए, और यहाँ पे सिमिलरली 24 यहाँ पे क्या हुई, डेथ्स हुई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या थे अगला जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 35 माइनस 24 करेंगे, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये 11। तो यहाँ पे अगली जो पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी 1011। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन चेंज कितने का है, वो है हमारा यहाँ पे 11 का। तो अब यहाँ पे क्या आते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम सिंपली डेथ रेट को बर्थ रेट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यह हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पर अगर हम बाकी ऑप्शन देख लेते तो उनका यहाँ पे कोई सेंस भी नहीं बनता, मल्टीप्लाइंग डेथ रेट विद द बर्थ रेट, ये तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता। सिमिलरली अगला क्या यहाँ पे, एडिंग द डेथ रेट विद द बर्थ रेट, तो यहाँ पे ये भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो जिन लोग यहाँ पे डेथ हो रही है उनकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो ये भी यहाँ पे गलत है। फिर अगला हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग दी बर्थ रेट फ्रॉम दी डेथ रेट, तो ये भी यहाँ पे एक तरीके से हमारा आंसर हो सकता था, पर इससे क्या होगा, इससे हमारा नेगेटिव आएगा एक तरीके से, जो भी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट था, कि हमें बर्थ रेट जो टोटल है उससे हमें डेथ रेट सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस जो हमारे पूरी वीडियो में अब तक इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखी, वेजिटेशन, ग्रासलैंड्स, फिर यहाँ पे हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, और जो बाकी यहाँ पे रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इससे हर बार आप देख सकते हो एक से दो क्वेश्चन तो यहाँ पे बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो हमारी बाकी सीरीज चल रही है, चाहे वो आपकी जो मतलब, क्योंकि हर एक पेपर के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CA PF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यूपीए दोनों एग्जाम यहाँ पे क्या यूपीएससी करवाता है। और बहुत बार क्या होता है कि मान लो पिछले साल CAPF में जो क्वेश्चन आया होता है उससे रिलेट करके सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CDS में दे देगा वो इस साल। तो आपको जो दोनों यहाँ पे PYQs है, दोनों यहाँ पे हमने सीरीज बना चुकी है, और जो CAPF की अभी चल रही है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी इसी महीने, और CDS की तो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये दोनों ही देखने हैं, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही इजीली यहाँ पे कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, और उनके लिए भी यहाँ पे क्या बोलते हैं स्कोर बूस्ट करने का पे मौका मिल जाए। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।